प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों आज हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 16.3। बच्चों जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनके अंदर मैंने आपको 16.3 का जो बेसिक है यानी जो आपकी बेस थ्योरम है और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करवा दिए हैं। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं और आज कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनमें आपको करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा माइंड की जरूरत पड़ेगी। हाँ, सीधी कंडीशन नहीं दी हुई है। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों ध्यान से समझनी है कि कंडीशन को क्या वो कह रहा है, फिर क्या रिजल्ट बना है। सीधा माइंड में नहीं, सीधा ये नहीं है कि आप कोई कंक्लूजन पे कोई रिजल्ट पे पहुंच जाओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक एक बात को समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। यानी आपके पास, मैं सारे डाटा लिख लेते हैं बच्चों। बैग फर्स्ट है, कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। तो इसके अंदर बच्चों 3 रेड बॉल्स हैं एंड 4 ब्लैक है। क्लियर है? एक एक डेटा को लिखते जाएंगे, साथ साथ उसको समझते जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, वाइल बैग सेकंड कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक। फिर बच्चों आपके पास एक और बैग है, बैग नंबर सेकंड है जिसे नाम दिया, जिसके अंदर 4 तो रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। डेटा लिख लिया सारा। आगे की अब जो लैंग्वेज है बच्चों वो ध्यान से समझने वाली है। और देखो ये कह रहा है कि 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग फर्स्ट टू सेकंड। ये कह रहा है कि कोई एक बॉल इस बैग से फर्स्ट बैग से सेकंड बैग के अंदर ट्रांसफर यानी स्थानांतरित की। यानी हमने क्या किया कि हमने फर्स्ट बैग से बिना देखे कोई एक बॉल निकाली है, कोई भी, वो रेड है या ब्लैक वो अपने को नहीं पता, अपने को सिर्फ इतना पता भी एक बॉल निकाली है। कहाँ से? फर्स्ट बैग से। वो बॉल हमने बैग सेकंड के अंदर बिना देखे, भी जैसे बिना देखे यहाँ से फर्स्ट बैग से उठाया और बैग नंबर सेकंड के अंदर हमने रख दिया। ठीक है। फिर ये क्या कह रहे हैं, देन ए बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। यानी उस बॉल को इसके अंदर डालने के बाद आप एक बैग सेकंड से एक बॉल अब निकालोगे। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या कि आपने फर्स्ट बैग से एक बॉल कोई भी निकाली, उसको बैग नंबर सेकंड के अंदर रख दिया। उसके बाद आपने क्या किया, सेकंड नंबर बैग से फिर एक बॉल निकाली, बाद में पहले ट्रांसफर किया, उसके बाद सेकंड बैग वाली बॉल है, याद रखना। और इट वाज फाउंड टू बी रेड। और इस बैग से जो आप बॉल निकाल रहे हो वो रेड हमने फिक्स कर दी। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। यानी इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो आपने बॉल ट्रांसफर्ड की थी वो ब्लैक है। बात समझ आ गई? भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या, तो ये पूछ रहा है कि भाई आप जब बॉल ट्रांसफ़र करोगे बेटा, खुद आराम से सोचो भी, जब आप फर्स्ट बैग है उसके अंदर से आप एक बॉल निकालोगे, सेकंड में रखोगे, तो यदि आपने उसमें रेड बॉल डाली है तो प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी रेड की, टोटल केस चेंज हो रहे हैं ना। और ब्लैक डालिए तो केस, तो वो ये कह रहा है कि जब ब्लैक हो तो वो रेड होगी, क्या केस है। सॉरी। तो देखिए E1 बच्चों मैंने एज्यूम किया ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। E1 मैंने एज्यूम किया बच्चों, मैंने क्या एज्यूम किया है कि मैंने ये मान लिया कि जो हमने फर्स्ट बैग से सेकंड में बॉल जो डाली है वो रेड है। ठीक है। तो इसकी फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, PE1 3/7 नहीं हो जाएगी क्या? अब किसी बच्चे के माइंड में कहती ये बात नहीं है, 3/7 कैसे? तो देख लो, टोटल बॉल 3 है जो रेड है और वैसे टोटल कितनी है 7, तो 3/7। E2 ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। तो इस केस में PE2 बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/7 नहीं हो जाएगा क्या? आओगे 4/7 कैसे आया, क्योंकि ब्लैक बॉल 4 है और टोटल 7। लेकिन ई जो फिक्स है
रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, ये फिक्स आप। तो बच्चों अब आप सोचो, जब E/E1 वाला केस आप लोगे, E/E1 वाला, ठीक है, सेकंड बैग से जो आप बॉल निकाल रहे हो बच्चों वो रेड है। तो अब देखो, मान लीजिए भी आपने ये केस लिया एक बार पहले, तो पहले उसके अंदर देखो बच्चों 4 तो रेड है और 5 ब्लैक है, ठीक है। अब आप ये देखो, जब आप एक रेड बॉल, एक लाल रंग की बॉल इसके अंदर रख देते हो, ये मतलब वो है ना इसका, ये क्या कह रहे हैं कि इस बैग से आपने एक लाल बॉल इसके अंदर रखी, तो इसके अंदर लाल बॉल अब कितनी हो जाएगी, 5 नहीं हो जाएगी क्या? यदि ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है बच्चों, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आ जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, आराम से समझो, जल्दबाजी नहीं करनी, सिर्फ लैंग्वेज को पकड़ के चलना है। भाई ये क्या कह रहा है, भाई देखो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं दोबारा। ये कह रहा है कि 2 बैग हैं, पहले के अंदर 3 लाल 4 काली, दूसरे के अंदर 4 लाल 5 काली। आपने क्या किया, फर्स्ट बैग से कोई भी एक बॉल निकाली, कोई बैग नंबर सेकंड के अंदर रख दी। कौन सी है, लाल है या काली है वो तो नहीं पता, तो लाल है तो 3/7 और काली है तो 4/7, ठीक है इतनी। अब बच्चों देखो टोटल केस क्या बन जाएंगे आगे। जब मान लो आपने यहाँ से एक लाल बॉल यहाँ रखी, पहले लाल कितनी थी, 4 थी, एक और रख दी, तो अब लाल बॉल कितनी हो जाएगी, 5 नहीं हो जाएगी क्या? बस समझ आइए नहीं आई भाई, 4 लाल बॉल और एक 5 काली बॉल तो पहले ही है, और आपने एक लाल बॉल और रख दी, तो 4 और 1 5। इस कंडीशन में जो रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10 यानी 1/2, ठीक है। E/E2 के केस में आते हैं। जब बच्चों आपने, अब ये नहीं कि ये किया, या ये नहीं कि ये करने के बाद वो कर रही हो, या तो एक वो किया या फिर ये किया, तो अलग अलग केस है। अब मान लो आपने जो बॉल डाली वो लाल नहीं थी, वो क्या थी, काली थी। आपने जो बॉल ट्रांसफ़र की वो रेड नहीं है, वो ब्लैक है। तो काली बॉल डालने का मतलब रेड जो पहली 4 थी वो तो रेड 4 की 4 रहेगी, लेकिन जो ब्लैक है वो कितनी हो जाएगी, वो 6 नहीं हो जाएगी क्या? बात समझ आ रही है जो कह रहा हूँ? ये पहले जो थी कंडीशन उसमें अपने एक ब्लैक बॉल और डाल दी, तो रेड तो 4 की 4 रही, लेकिन ब्लैक बॉल कितनी होगी, वो तो एक एक्स्ट्रा और होगी ना, तो वो 6। अब रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, PE/E2 4/10 यानी 2/5, ठीक है। कोई डाउट है बच्चों? तो देखिए आराम से केस समझ आई या नहीं आई, कोई आ गए होंगे अब तो। ये पहले जो ट्रांसफर्ड की उसके बाद। अब आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, यानी E2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है बेज थ्योरम का, PE2/E, तो ऊपर आएगा PE2 PE/E2, नीचे आ जाएगा बच्चों PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2। तो ऊपर बच्चों PE2 कितने, 4/7, E/E2 बच्चों यहाँ पे 4/10 लूँगा तो क्योंकि कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। ये आएगा 3/7 इंटू 5/10, ठीक है, प्लस 4/7 इंटू 4/10। भाई आपका वैसे 10 कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि अब देखो जो सबका एलसीएम है वो सेम होगा, तो ऊपर तो होगा 4 × 4 16, नीचे 3 × 5 15 प्लस 16, तो आ जाएगा 16/31। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। देख लीजिए कितनी इजी कैलकुलेशन हुई है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्योंकि ये जो केस मैंने बनाए हैं यहाँ पे बच्चों मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें लिख दी है। फिर ट्रांसफर्ड बॉल, ई का मतलब रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, कब E/E1 केस, जब ये ट्रांसफ़र की तब, ब्लैक ट्रांसफ़र की तब। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों वीडियो पॉज करके, कोई डाउट नहीं है ना? तो देखो बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करनी है। यदि आप एक एक बात को, डेटा को लिखते जाते हो और ये जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाते हो, खुद का एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है नंबरिंग। ये बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं सोचना। ये कह रहा है भाई रेड बॉल डाल दो तो रेड डाल दो, ये कह रहा है उससे ब्लैक निकालनी है तो ब्लैक निकालो।
प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी आती है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, यानी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। हाँ, बस ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप लैंग्वेज से थोड़ा सा भी डायरेक्शन चेंज कर लेते हो अपनी, यदि कोई लाइन मिसिंग कर जाते हो तो गलत होगा। बच्चों देखो, सबसे पहले कुछ बच्चे सोचते हैं भी डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन भाई कंडीशन समझ आ जाए, तो बच्चों ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो केयरफुली, एक एक लाइन को पकड़ के चलो भी ये क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग चलो। ये कह रहे हैं पहले भी ये बैग उठाया तो उसके अकॉर्डिंग, फिर ये कह रहे हैं सबसे पहले जो इवेंट हमने क्या किया क्या, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक स्टेप के आप लेकर चलोगे तब बच्चों कंडीशन सही बनेगी, अन्यथा आपकी कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है वो आप करोगे स्वयं। ठीक है, कहाँ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैं बता रहा हूँ, आराम से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि देयर आर 3 कॉइन, यानी आपके पास बच्चों टोटल कितने कॉइन है, 3 कॉइन है, मीन 3 सिक्के दे दिए आपको। अब उन सिक्कों पे क्या कंडीशन अप्लाई की है वो देखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये कह रहे हैं देयर आर 3 कॉइन, वन इज ए 2 हेडेड कॉइन, यानी आपके पास टोटल बच्चों 3 कॉइन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कॉइन की एक क्वालिटी देखो क्या दी आपको कि 2 हेडेड कॉइन, यानी दोनों तरफ हेड है। भाई वैसे तो जो कॉइन होता है वो क्या होता है, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, लेकिन इस कॉइन में थोड़ी सी मान लो कुछ अलग क्वालिटी डाल दी उसने क्या किया, उसने दोनों तरफ ऐड कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, आगे आगे क्या कह रहा है, अनदर इज बेस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% टाइम, यानी सेकंड कॉइन में भी उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि हेड और टेल दोनों है, लेकिन हेड उसमें 75% टाइम आएगा और टेल ऐसा, यानी हेड आने की देखो वैसे बच्चों जो अमूमन नेचुरली कॉइन होता है उसके अंदर क्या होता है, हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, लेकिन इसने यहाँ पे थोड़ी कॉइन को इस तरीके से भाई कुछ भी मान लो उसके अंदर ऐसा चेंज कर दिया, उसको थोड़ा सा मान लो छोटा कर दिया या अलग साइज थोड़ी कॉर्नर को चेंज कर दिया या हेवी कर दिया, जिसकी वजह से जो हेड वाला पोर्शन है वो ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, और नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, और जो थर्ड कॉइन है वो अनबेस्ड है, यानी वो फिक्स नहीं है, तो उसके अंदर क्या है बच्चों, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की आगे लैंग्वेज में तो सबसे पहले बताओ बच्चों इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन की लैंग्वेज में अभी तक हमने इतना पढ़ा, आपके पास 3 कॉइन है, पहले कॉइन पे दोनों तरफ हेड है, दूसरे कॉइन पे हेड टेल दोनों है, लेकिन हेड आने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, टेल आने की पॉसिबिलिटीज कम है, और जो थर्ड कॉइन है उसके ऊपर इक्वलिटी है। ठीक है, अब आगे 1 of 3 कॉइन इज चूजन, यानी एट रैंडम, यानी सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी मर्जी से इन तीनों में से कोई भी एक सिक्के को चुनते हो। तो सबसे पहले आपने किसे चुना, कॉइन को, तो इसे मैं फर्स्ट नंबर कॉइन मान लूँ, इसे सेकंड और इसे थर्ड, E3, तो PE1 क्या हो जाएगा बच्चों, कॉइन नंबर 1 1/3, PE2 1/3, PE3 1/3, यानी 3 कॉइन है, तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इक्वलिटी है। हम क्या कर रहे हैं, एक एक कॉइन को उठानी है, तो 3 में से एक को उठाना है, यानी 1/3 1/3 1/3, इतनी बात तो समझ आ गई। अब ये क्या कह रहा है, अब बच्चों समझने वाली बात है, एंड टोस्ड इट शोज हेड, यानी आपने क्या किया कि कॉइन को लिया इन तीनों में से और फिर उसको टॉस किया यानी उछाला, उसके बाद उस कॉइन के ऊपर आपको बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, आपको उस कॉइन के ऊपर हेड दिखाई दे रहा है, आपको उस कॉइन के ऊपर बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, हेड। अब समझने वाली बात आ गई। तो बच्चों एक बात तो, अगर कॉइन अलग अलग है तो हेड भी अलग अलग होगा या नहीं होगा, सिर्फ इतना बताओ पहले। भाई यदि आप सोचो भी कोई भी कॉइन उठाओ हेड एक जैसा है, तब तो गलत है। भाई कॉइन कुछ भी हो सकता है, भाई ये कॉइन चुना तो हेड अलग है, ये चुना तो हेड अलग है, ये यदि ई रिप्रेजेंट करने का मतलब है हेड ऑन कॉइन, तो यदि मैंने इस कॉइन को उठाया तो मैं चाहे कैसे भी टॉस करूं,
प्रत्येक बार हेड ही आएगा यानी 2/1। लेकिन जब मैं इस कॉइन को लेकर टॉस करता हूँ तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो 75% है यानी 3/4। और इस कॉइन को लेकर जब मैं टॉस करूँगा तो हेड आने के चांस इक्वल हैं 1/2। बस समझ आई या नहीं? यदि यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में बच्चों चेंज करना हो तो मैं टेल कर दूँ तो यहाँ पे टेल होता 0, यहाँ पे 25/100 यानी 1/4, यहाँ पे 1/2। उस कंडीशन आपको याद रखनी है। हेड कह रहे हैं। अब इतनी बात तो समझ आ गई कि दोनों तरफ हेड है, तो आप खुद को पता बच्चों आप कैसे भी टॉस करो कॉइन को आएगा हेड ही यानी 1। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-हेडेड कॉइन, यानी 2-हेडेड कॉइन यानी दोनों तरफ हेड हो वो कॉइन है तो E1। तो प्रोबेबिलिटी बच्चों आपको पता करनी है E1/E की। फॉर्मूला लिखता हूँ PE1 PE/E1, नीचे आ जाएगा PE1 PE/E1 प्लस PE2 PE/E2 प्लस PE3 और PE/E3। लीजिए बच्चों आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। कोई डाउट है आराम से देख सकते हो। हाँ, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना बच्चों आपका काम रहेगा, मेरा काम था ही इतना। देख लो आराम से बच्चों, कोई डाउट है बताओ। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर हुआ? और जो मेरे हिसाब से इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं रहना चाहिए, कर सकते हो ना इस क्वेश्चन को इस तरीके से, तो जो करना है ओके। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद आपको मेरा पहले करवाया हुआ भी है। बच्चों इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही ऐसी है बच्चों जिसमें दिक्कत आती है, तो इसलिए एक बार आराम से इसको समझना है क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, 6 है, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज। यानी आपके पास क्या है बच्चों, कोई लेबोरेटरी है जिसमें आप ब्लड टेस्ट कराते हो, तो उसमें क्या होता है कि 99% टाइम जो जांच होती है वो क्या होती है, सही होती है। कब? ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट, यदि वास्तविकता में वो डिजीज है। बात समझ आई? नहीं बच्चा देखो, कोई भी चीज़ होती है, आप खुद सोचो भाई आपको कोई डिजीज है उसका पता कब चलता है भाई, डायरेक्टली लक्षण यानी उसके सिम्टम जरूर दिखाई दे जाते हैं, लेकिन हम पहले ये तो नहीं कह सकते ना भाई क्लियरली वो डिजीज है। क्या पता कोई एलर्जी से हो, यानी वो पता चलता है जब टेस्ट हो। तो ये क्या कह रहा है कि जब उस आप किसी कोई भी जैसे डिजीज है डी, अगर वो डी पॉजिटिव है तब उस आप व्यक्ति की जो टेस्ट करवाते हो तो वो 99% डी टेस्ट सही होता है। सही होने का मतलब आपको 99% केस में ये पता चलेगा कि वो डिजीज है, लेकिन 1% केस मान लो गलत आ जाता है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि वो डिजीज नहीं है। भाई कोई ब्लड टेस्ट होता है वो जांच गलत भी तो हो सकती है ना भाई, सही हो ये जरूर थोड़ी ना। यदि वो जांच गलत हुई तो 1% केस ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। यानी ये क्या कह रहा है कि 0.5% टाइम जो जांच का ब्लड टेस्ट करा रहा है वो क्या होता है, गलत रिपोर्ट रिप्रेजेंट करता है। गलत रिपोर्ट कब? जब वो व्यक्ति नेगेटिव है, यानी 0.5 का मतलब 5/1000 टाइम वो पॉजिटिव आएगा, 995/1000 टाइम बच्चों वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और आगे ये क्या कह रहे हैं, जो टोटल है, आगे ये बोल रहा है कि जो टोटल जनसंख्या है उसमें से 0.1% पॉपुलेशन डिजीज से पॉजिटिव है। 0.1% का मतलब 1/1000 और ये आ जाएगा, देखो कईयों के माइंड में ये नहीं है 0.1%, परसेंट का 100 आएगा, पॉइंट का 1 0 और। क्लियर हो गई? रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, लैंग्वेज को समझो। यदि किसी व्यक्ति के वो रोग है तो इतने केस में जांच सही होगी, यानी आपको पता चलेगा रोग है, इतने केस में आपको पता चलेगा कि रोग नहीं है। लेकिन रोग नहीं है, लेकिन जांच गलत होने की वजह से आपको ये पता चलेगा रोग है, और यहाँ पे ये पता चलेगा वो रोग नहीं है। पूरी जनसंख्या में इतने व्यक्ति रोगी है और इतने व्यक्ति रोगी नहीं है। क्लियर हो गया? अब ये बताना कि एक्चुअली में वो रोग है, एक्चुअली में डिजीज पॉजिटिव कब है, इस केस में
तो ये तो बच्चों आपका E1 होगा, ये आपका E2 होगा, ये आपका E/E1, ये आपका E/E2 और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, E1/E की। फॉर्मूला लिख देता हूँ, Pe1 Pe/E1 अपॉन Pe1 Pe/E1 प्लस Pe2 Pe/E2। अब बच्चों आपका काम यही होगा कि वैल्यू पुट करो, सोल्व करो। ये बच्चों इस क्वेश्चन की कंडीशन मैंने बना दी है, आप अब आगे ट्राई करके देखोगे। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बच्चों आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।